हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यूनिट 11 दैट इज़ योर ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ के एमसीक्यू कराऊंगा। सो पहला एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। अब इसके चार चॉइसेस हैं, ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल, आर्कटिक, ऑल ऑफ द अबव। सो फॉर एज अगर आपने देखे होगा सिलेबस के अंदर भी टेक्स्ट में भी कि ट्रॉपिकल भी है, उसमें कॉन्टिनेंटल भी है, आर्कटिक भी है और सब ट्रॉपिकल भी है, कई सारे हैं। तो इसमें से तीनों के तीनों आ रहे हैं, तो इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये इसका मतलब तीनों आ रहे हैं ये। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब इसमें बताना है कौन सा है जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मेडिटेरियन, मानसून और डेजर्ट। मेडिटेरियन भी क्लाइमेट है, मानसून भी क्लाइमेट है, डेजर्ट को भी क्लाइमेट होता है, तो इट मीन्स इसका भी आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। नाउ थर्ड एमसीक्यू क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। अब इसमें से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ध्यान रखिए, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि ये भी एब्जॉर्व करती है हीट रेडिएशंस को, ओजोन कर देती है, ऑक्सीजन करती है कि नहीं करती है बताइए आप, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी करती है। इट मीन्स मीथेन नहीं हो सकता, ओजोन नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता क्योंकि ये सब ग्रीन हाउस गैसेज है। ऑक्सीजन इज ऐसी गैस है जो कोई भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी की सारी नहीं करती हैं, तो ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। सो इट मीन सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। यहां पर था, पहले में था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कि कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका ऑक्सीजन आ गया। अब यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, फोर्थ में आता है कि कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आर्गन और ऑक्सीजन। अब इसमें बता रहे कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस है। देखो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आते, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती, आर्गन भी नहीं करती, ऑक्सीजन भी नहीं करती, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारे पास पता है सिर्फ, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ए ग्रीन हाउस गैस। विच ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी, हैव इंक्रीज्ड द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ा दी एटमॉस्फेयर। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के इंडस्ट्री को बढ़ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन और ऑल ऑफ द अबव। अब देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, इनको सबको बढ़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। डिफॉरेस्टेशन, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करने वाला कुछ नहीं होगा, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सिक्स क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, नो ये नहीं हो सकता। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके पॉसिबिलिटी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो कोई हीट को एब्जॉर्ब करती नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं है इन पर। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। यही एक बचता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग को टेम्परेचर का ग्लोबल वार्मिंग करता है, मतलब बढ़ाता है टेम्परेचर को। सेवंथ है, द फुल नेम ऑफ WMO। मैंने कहा था टेक्स्ट में भी, WMO का नाम पूरा पता होना चाहिए, वर्ल्ड मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मनी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए वर्ल्ड मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि हम एनवायरमेंट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड मनी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं हो सकता, वर्ल्ड मॉनेटरी वुमेन मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं हो सकता। इट मीन सी इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। की हम एनवायरमेंट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। एट्थ में आ जाइए, फुल नेम ऑफ UNEP। UNEP अगेन मैंने एनवायरमेंट से रिलेटेड बताया है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इवैल्यूएशन प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव। मैंने बताया एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है ए इज द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इवैल्यूएशन का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का या नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, ए इज द करेक्ट आंसर एट्थ का। नाइन्थ पे आ जाइए, द फुल नेम ऑफ IPCC। अब देखिए फुल नेम अगर देखेंगे इसका IPCC का, तो इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी या इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंस्टीट्यूशनल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इंटरस्टेट पैनल कंट्रोल कमेटी। अब देखिए अगर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का पॉसिबिलिटी है, सेकेंड इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज क्योंकि हम ये क्लाइमेट से रिलेटेड है तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है। इंस्टीट्यूशन पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी पॉसिबिलिटी लगती है, ये भी ठीक सी लगता है। इंटरस्टेट पैनल कंट्रोल ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है ऊपर के तीन बचे, एक फोर्थ हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें हमें पता है कि जो IPCC है वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल, जो दो ने बनाया था IMO और उसने, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये ही एक ऐसी है जिसे IPCC का करेक्ट आंसर है।
तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस IPCC। क्वेश्चन नंबर 10th, द फुल नेम ऑफ UNFCCC इज, अब इसका फुल नेम बताइए। द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो कन्वेंशन तो हुई थी, ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के से रिलेटेड है, तो कन्वेंशंस का है। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस इन फ्रांस कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC फ्रांस में तो कोई कन्वेंशन हुई नहीं है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज, पॉसिबिलिटी लगती है इसकी। फोर्थ, यूनाइटेड नेशन फंक्शनल कमेटी ऑन क्लाइमेट, फंक्शनल कमेटी कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब है इसमें भी सीधा ए इज द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ए इज द करेक्ट आंसर। कारण फ्रांस का नहीं हो सकता, फ्रेमवर्क कमेटी कोई नहीं है और फंक्शनल कमेटी कोई नहीं है, तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रेमवर्क कन्वेंशंस है बस हमारे पास, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सो ए इज द करेक्ट आंसर। 11th पे आ जाइए, द फुल नेम ऑफ NAPCC का फुल नेम क्या है? अगर देखेंगे तो सबसे पहले नेशनल एक्रेडिटेशन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके, क्लाइमेट से रिलेटेड तो लगता है। नेशनल एकेडमिक प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी लगता है, एकेडमिक तो नहीं हो सकता, सॉरी, ये इसे हम डिलीट कर सकते हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये लगता है ये भी। और नेशनल एडवर्टाइजमेंट प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी नहीं लग सकता। इसका मतलब है कि इसमें जो करेक्ट आंसर लगता है वो सी इज द करेक्ट आंसर, जो इंडिया में बनी है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इंडियन कमेटी एक्शन प्लान है, तो NAPCC सी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, हिंदुस्तान का है ये, तो ये वाला करेक्ट है। 12th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, कि कौन सी ऐसी चीज़ नॉट रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट नहीं करता। सीवियर फ्लड, अगर ग्लोबल वार्मिंग आएगा तो सीवियर फ्लड तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब ये तो रिलेट कर रहा है। हमें करना है जो नॉट रिलेटेड। इकोलॉजिकल चेंज आएगा ग्लोबल वार्मिंग से, ड्रॉट आएगा ग्लोबल वार्मिंग से, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यस, कंसंट्रेशन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसकी कंसंट्रेशन ग्लोबल वार्मिंग का कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, सॉरी हाँ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। 4 आंसर हैं आपके पास, 4 में से देखिए विच इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये इससे रिलेट नहीं करता ग्लोबल वार्मिंग से। इनमें फर्स्ट 3 तो रिलेट कर रहे हैं, 4th नहीं कर रहा, तो दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अब 13th पे आ जाइए, इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, कौन से पार्ट में ओजोन लेयर प्रेजेंट? ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और नन ऑफ द अबव। अब देखिए ट्रोपोस्फियर में नहीं एग्जिस्ट करता, मीजोस में नहीं करता, स्ट्रेटो में करता है, जो 15 से 50 किलोमीटर की रेंज में है, स्ट्रेटोस्फियर इसमें एग्जिस्ट करता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कौन सा जो नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर जिसको एब्जॉर्ब नहीं करता? UVA, UVB, UVC। UVA की सबसे कम एनर्जी होती है तो इसको एब्जॉर्ब नहीं करता, UVB को एब्जॉर्ब करता है, UVC को भी एब्जॉर्ब करता है, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका ए आंसर है, जो कि सबसे कम एनर्जी वाला है, UVA, दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 15th पे आ जाइए, विच ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज हाईएस्ट एनर्जेटिक एंड आर डेंजरस टू द लाइफ ऑन अर्थ, कि इसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी कौन सी किसकी है? तो UVA, B और C, UVA, UVB, UVC और ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब देखो मैंने बताया था UVA सबसे लोएस्ट एनर्जी है, उससे ज़्यादा एनर्जी UVB की है, सबसे ज़्यादा एनर्जी UVC की है, तो UVC इज द करेक्ट आंसर, तो C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन, ब्रिटिश यूनिट में नहीं मेजर करता, डॉप्सन यूनिट में हो सकता है, पास्कल में नहीं हो सकता, पास्कल में प्रेशर है, मोलरिटी तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस की होती है, तो डॉप्सन यूनिट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 1 डॉप्सन यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, अब 1 डॉप्सन की पूछा है कि किसके बराबर है इक्विवेलेंट टू? 1 पार्ट पर मिलियन नहीं होता ओजोन का, 1 पार्ट पर बिलियन, यस ये लगता है ठीक है बिल्कुल। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओजोन, ये कहीं पर भी नहीं है। 1 पार्ट पर ट्रिलियन, ये भी नहीं हो सकता, सो बी इज द करेक्ट आंसर, 1 पार्ट per billion is the correct answer, so B is the correct answer for this 1 Dobson unit. Which of the gas is responsible for ozone layer depletion in the atmosphere of the earth? कौन सी है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन में असर करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कई बार इसकी जगह क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन भी दे देते हैं, बोथ आर सेम थिंग। एंड क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन के बाद है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स। अगर आप देखेंगे इसका तो नाइट्रोजन नहीं हो सकता डिप्लीशन के लिए, ऑक्सीजन नहीं हो सकता, वाटर वेपर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ऊपर है ही नहीं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है जो कि ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है और ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में है विच एटम ऑफ CFC, यानी कि CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसमें जो आंसर है हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और नन ऑफ द अबव। अब देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है और क्लोरीन भी, बट क्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद ओजोन।
तो इसका मतलब है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ऊपर जाकर टूटते हैं, टूट के उसमें क्लोरीन एक्टिव एटम है जो ओजोन से रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। फुल नेम ऑफ ओडीएस विच इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर। अब ओडीएस को बहुत सारे नाम है, बट यहाँ पर लिखा है विच इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। इसका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हो सकता है, वन डे सीरीज, ओजोन डिपेंडिंग सब्सटेंस, ओजोन डिपेंडिंग सब्सटीट्यूट नहीं, तो इसका मतलब बी, सी और डी तो वैसे ही डिलीट हो गए, तो फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। अब आ जाता है द फुल नेम ऑफ NOU विच इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। नेट ओजोन यूनिट, नेशनल ओजोन यूनिट, नेट ओजोन यूनिट, इसमें ए और सी दोनों एक जैसी लग रहे हैं, एंड नॉन ओजोन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ठीक है, तो अब इसमें से बताना है इसमें से कौन सा है जो NOU को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेशनल ओजोन यूनिट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में जाइए 22 नंबर में, व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड। ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 16 दिसंबर, 16 सितंबर, 21 जून, 24 मार्च। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 16 सितंबर को हुई थी मॉन्ट्रियल वाली, तो वो 16 सितंबर, तो उसके बाद ही इन्होंने क्या है कि उसको ओजोन डे सेलिब्रेट किया है, तो 16 सितंबर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। पीएच स्केल रेंज इज 0 से 10, 0 से 16, 0 से 14 और अबव। तो 0 से 10 नहीं हो सकती, 16 नहीं हो सकती है, 0 से 14 ही राइट आंसर है इसका, सो सी इज द राइट आंसर। एसिड सब्सटेंस है पीएच मोर देन 7, लेस देन 7, इक्वल टू 7 और मोर देन 12। देखो एसिडिक जितने भी सब्सटेंस हैं इनकी पीएच हमेशा लेस देन 7 होती है, बेसिक की पीएच बेसिक की पीएच 7 से ज़्यादा होती है, और जो न्यूट्रल सब्सटेंस है उसकी पीएच 7 होती है। तो यहाँ पर एसिडिक सब्सटेंस है तो इसका मतलब लेस देन 7 इज द राइट आंसर, सो बी इज द राइट आंसर। बेसिक सब्सटेंसेस है पीएच मोर देन 7, लेस देन 7, इक्वल टू 7, लेस देन 3। इसका मतलब मैंने कहा था अभी जो बेसिक सब्सटेंस है उनकी पीएच मोर देन 7 होती है, तो इट मींस ए इज द राइट आंसर। न्यूट्रल सब्सटेंस है पीएच मोर देन 7, लेस देन 7, इक्वल टू 7, लेस देन 3। इसका मतलब मैंने कहा न्यूट्रल सब्सटेंस की पीएच कितनी होती है? 7 होती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। Even in unpolluted environment, rain is slightly acidic, neutral, slightly basic, neutral, slightly acidic और none of the above। मैंने कहा था कि अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में भी रेन हमेशा स्लाइटली एसिडिक होती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होती है वो रिएक्ट विद वाटर, कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड, तो ये स्लाइटली एसिडिक, जिसकी पीएच 5.7 के आसपास आती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 28 इवन इन अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट रेन इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन, फास्फोरिक एसिड फॉर्मेशन, नन ऑफ द अबव। अभी मैंने बताया दिस इज ओनली ड्यू टू कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। इन हाईली पॉल्यूटेड सिटीज वेयर कोल, ऑयल कंटेनिंग सल्फर आर बर्न्ड, एसिड रेन कंटेन्स। अब जहां पर बहुत हाईली पॉल्यूटेड सिटीज है वहां पर एसिड रेन में क्या क्या हो सकता है? कार्बोनिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए कार्बोनिक एसिड क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर से रिएक्ट करती है, कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। जो पॉल्यूशन वाली सिटीज हैं यानी कि कोल या ऑयल को जलाते हैं, सल्फर भी होती है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है और फिर वाटर से कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वाटर से कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, इसका मतलब तीनों ठीक है, तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। द पीएच वैल्यू ऑफ द एसिड इज अराउंड, अब जो एसिड रेन है उसकी पीएच अराउंड कितनी होती है? देखो जो नॉर्मल अनपॉल्यूटेड में 5.7 है, तो इसका मतलब इससे लेस ही होनी चाहिए, तो इसका मतलब 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 नहीं होगा, 1 तो बहुत हाईली एसिडिक होता है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द हिस्टोरिक बिल्डिंग इन इज अफेक्टेड बाय एसिड रेन इन इंडिया? देखो लाल किले व दूसरे पत्थर का जो मार्बल या लाइमस्टोन या इसका बना होता है वही अफेक्टेड करता है, तो लाल किला ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, कुतुब मीनार ज़्यादा इफेक्टेड, लाल पत्थर के ये तो ताजमहल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो अभी बना है, तो ताजमहल इज द राइट आंसर, सो सी इज द राइट आंसर। नाउ सो थैंक्स फॉर watching the MCQ of Unit 11 Global Environmental Issues and good luck for your examination. Thank you very much.